नमस्कार, मैं हूं अनुराग शाह और इस समय मैं हूं हैदराबाद के आईआरडीए के हेड ऑफिस में और मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है आईआरडीए के चेयरमैन देवाशीष पांडा। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए 18 हाउस संदेश के नमस्कार, साथ। नमस्कार अनुराग सर, जी। आपसे मैं यही समझना चाहता हूं, आज की जो बोर्ड बैठक थी उसमें कई सारे बड़े फैसले जो है आईआरडीए के द्वारा लिए गए, जिसमें एक है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ नई इंश्योरेंस कंपनी की। तो क्या हम देखेंगे कि आने वाले वक्त में ढेर सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो भारत के अंदर देखने को मिलेगी? क्यों आप उसकी जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बहुत आसान करने वाले हैं? बिल्कुल सही आपने फरमाया। देखिए, जो हमारा मेन जो विज़न है कि पूरा हिंदुस्तान में जैसे हमारे सभी नागरिकों को उचित मात्रा में इंश्योरेंस सुलभ हो जाए, आसानी से सुलभ हो जाए, अफोर्डेबल प्राइसेस पे हो जाए और उनके द्वार पे उनको अवेलेबल कराया जाए। तो उस उद्देश्य के पूर्ति के लिए हमें बहुत सारा कदम उठाना होगा। और जो हमारा प्रक्रिया है, अभी आपने देखा होगा कि रेगुलेटरी इकोसिस्टम को इस प्रकार से उसको तैयार किया जाए जो कि फॉरवर्ड लुकिंग, प्रोग्रेसिव, सपोर्टिव, फैसिलिटेटिव, साथ साथ हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है उसको कैसे एक रोबस्ट व्यवस्था की जाए, जिससे कि हम हर समय पर उसकी मॉनिटरिंग भी कर सकें, साथ साथ ग्रोथ को हम बढ़ावा दें। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को यदि हम करंट जो है 3.2% है उसको डबल करना है, तो हमें लगभग जो एस्टिमेटेड है प्रोजेक्शन लेते हुए कि जीडीपी कैसे ग्रो करेगा, वर्ल्ड जीडीपी कैसे ग्रो करेगा, नहीं तो उधर भी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, तो हम अगर वर्ल्ड एवरेज को कैच करना चाहते हैं तो हमें लगभग 3.5 लाख करोड़ की कैपिटल की और ज़रूरत है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। तो जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है उनको कैपिटल ऑगमेंट करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, और दूसरा जो नए कंपनीज़ की आने की आवश्यकता है। तो इसमें सर आप कर रहे हैं कि अब पी फर्म भी है वो भी प्रमोटर बन तो जाएंगे जो एसवीबी हमारा के साथ? रजिस्ट्रेशन है हाँ। गाइडलाइंस, एसेंशियली वो उसको टारगेट कर रहा है कि कोई नया प्लेयर आए तो उसको कैसे आसानी से वो कैपिटल रेज़ करे और वो आके अपना यूनिट को स्थापित करे और इंश्योरेंस की सेवा बेचना शुरू करे। तो रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस में एक बहुत बड़ा चेंजेस लाए हैं। उसमें पीई फंड्स को लाने के लिए पहले मैंडेटरी था कि वो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल ही बना के ला सकते हैं, उसको ऑप्शनल कर दिया गया। जो इन्वेस्टर है वो 50% रखेगा, यदि वो लिस्टिंग करता है या डाइवर्स्ट करता है तो वो 26% में आके रुक सकता है। पी फंड्स जो यूनिट पुराना मतलब स्टेबलाइज हो गया तो उसमें लॉक इन पीरियड को कम, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसका उम्र यूनिट का, तो लॉक इन पीरियड कम होता जाएगा। तो ये सब उसमें नया चेंजेस लाए हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में और नए नए नई कंपनी कंपनियां। स्थापित होंगे। आज आपको मुझे बताने में हर्ष है कि 2017 में हमारा लास्ट अप्रूवल हुआ था नया इंश्योरेंस कंपनी का, और आज 2022 में हमने पहला शुरुआत की है। शेमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के नाम से उसकी आज अप्रूवल हुई। ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होगा और उनका जो मुख्य व्यवसाय शुरू करेंगे वो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ में। एक और एप्लीकेशन भी मैच्योर हो गया है जो लाइफ इंश्योरेंस का काम करेंगे, क्रेडिट एक्सेस। वो दिसंबर के 15 तारीख के आसपास उनकी कैपिटल आएगी तो उनको अगले बोर्ड में उनकी स्वीकृति दी जाएगी। 18 और एप्लीकेशंस हमारे पास आ गया है, वो डिफरेंट स्टेज में है। और अब लोगों ने क्या किया है कि इसको बहुत सरल, आसान और एक व्यवस्थित ढंग से हम लोगों ने अपने लिए एक टारगेट बनाया है कि 60 दिन के अंदर हम अप्रूवल प्रदान कर दें। तो अब अब इन्वेस्टर भविष्य के में हमको ऊपर बहुत सारी इंश्योरेंस हाँ, तो कंपनियां वो देखने को आसान मिलेंगी कर और रहे हैं इतनी ईज़ ऑफ डूइंग ज़रूरत बिज़नेस भी का। है जिस तरह की हमको इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन। सर, एक और जो अनाउंसमेंट किया गया है कि टाई अप का ओपन आर्किटेक्चर पहले 3-3-3 था, 3 लाइफ, 3 हेल्थ, 3 जनरल बैंक जो है करार कर सकते, तो अब उसको आपने क्या 27 तक बढ़ा दिया है? इसमें ऐसा किया है कि 3 तक वो सीमित था, तो 3 लाइफ में, 3 नॉन लाइफ में और 3 हेल्थ में वो कर सकते थे। इसमें बढ़ा के 999 का हमने उसमें खोल दिया। अब ये इंश्योरेंस कंपनीज़ और बैंक्स और या कॉरपोरेट एजेंट्स के बीच का है, वो कितने से वो टाई अप करना चाहते हैं। उसका क्या नतीजा क्या निकलेगा कि कंज्यूमर को बहुत एक ज़्यादा। एक वाइडर बैंक है चॉइस जो बहुत मिलेगा, बहुत सारे प्रोडक्ट देता चॉइस है। मिलेगा, फिर कंपटीशन होगा, इनोवेशन होगा, अच्छे प्रोडक्ट्स बिकेंगे, अच्छे प्राइस पे बिकेंगे, तो ग्राहक को उसका फ़ायदा मिलेगा। ये उसका उद्देश्य है।
और सर और सैंडबॉक्स दूसरी बात है उसमें एक जो कमर्शियल लाइन ऑफ बिजनेस लिखते हैं उसमें कॉरपोरेट एजेंट का एक सीमा था 5 करोड़ तक का वो कर सकते हैं। उसको पहले ड्राफ्ट स्टेज में हमने उसको रखा था कि क्या हम उसको खोल सकते हैं, क्या बराबर कर दें सबके लिए। लेकिन जो फीडबैक आया स्टेक होल्डर कंसल्टेशन से कि जो कमर्शियल लाइन ऑफ बिजनेस है वो उसकी स्पेशलाइजेशन या डोमेन एक्सपर्टीज़ होता है ब्रोकिंग कम्युनिटी के पास, ब्रोकर्स के पास। तो इसलिए हमने उसको रिटेन कर दिया 5 करोड़ में, और 5 करोड़ तक का कॉर्पोरेट एजेंट लिख सकता है। उसके ऊपर वाला वो जैसे पहले व्यवस्था थी वैसे ही बना रहेगा, ब्रोकर्स और अन्य इंटरमीडिएट्स के माध्यम से लिखा सर, जाएगा। और जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंदर बदलाव किए गए तो हमको और क्या नए प्रोडक्ट देखने को देखिए, मिलेंगे? टेक्नोलॉजी आज के दिन में हम लोग सब जानते हैं कि ये एक फोर्स मल्टीप्लायर है। टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप आज 1 घंटे में लाखों करोड़ों तक पहुंच सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी आपको अच्छा सॉल्यूशन भी देगा, इनोवेटिव सॉल्यूशन। उदाहरण जैसे अभी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया पे एज यू ड्राइव। जी सर, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स तो है, कंपनियों ने अलग अलग तरह के प्रोडक्ट वो निकाले। इंश्योरटेक का ही एक परिणाम है। तो हमारा जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है, हमारा अनुभव और जो फीडबैक मिला हमें, तो उसमें ये था कि जो इसकी एप्लीकेशन पहले 2 कोहॉर्ट के रूप में एप्लीकेशन आता था, बंद हो जाता था। अब हमने उसको खोल दिया, उसको एक कंटिन्यूअस बेसिस में आपके पास कोई सोल्यूशन है तो आप आके एप्लीकेशन फाइल कर सकते सर, हैं। तो ये जो डी नोटिफिकेशन ऑफ टैरिफ की बात चल रही है उसी के तरफ में कदम है कि जो आपको प्रोडक्ट लाना है लाओ, गाड़ी का इंश्योरेंस है, थर्ड पार्टी ओडी तो होगा ही, केवल विंडशील्ड का कवर चाहिए वो भी आप कंपनियां लाए। वो सॉल्यूशन जो है सस्टेनेबल होना चाहिए, वो सॉल्यूशन कोई वैल्यू एडिशन होना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं कि ऐसे ही उसको अप्रूव होगा, एक कमेटी बनेगी जिसमें एक्सपर्ट्स रहेंगे। तो उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसकी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जब एस्टैब्लिश हो जाएगा, तब उस प्रोडक्ट को वो मुख्य धारा में ला सकता है। अच्छा सर। तो इसमें दूसरा था कि इसकी जो एक्सपेरिमेंटेशन पीरियड बोलते हैं कि आप ट्राई करेंगे उसका कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो उसका विंडो 6 महीना था। आप देखेंगे लाइफ इंश्योरेंस का एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट होता है, बिल्कुल सर, 30 तो साल 6 40 साल। महीने में आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसको बढ़ा के 3 साल कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि इससे और इंश्योरटेक जगत में जो हमारे नया स्टार्टअप्स हैं उनको बहुत बड़ा मौका मिलेगा, और उससे इंश्योरेंस कंपनीज़ का फ़ायदा होगा और ग्राहकों को अच्छा प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स अच्छे प्राइस में मिलने लगेगा। और सर, जो सॉल्वेंसी के जुड़े हुए जो नियम आज ऐलान किए गए, तो माने कि हम रिस्क बेस्ड सॉल्वेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, नहीं, उसी का एक प्रारूप है। वो एक अलग प्रक्रिया है हाँ। कि वर्तमान में फैक्टर बेस्ड सॉल्वेंसी से हम रिस्क बेस्ड सॉल्वेंसी की तरफ बढ़ें, जो कि उससे क्या होगा, कैपिटल की और ज़्यादा एफिशिएंट यूज़ होगा। तो जहाँ आपको रिस्क उतना नहीं है, आप में उसमें भी वही 150 डालते हैं, 1.5 डालते हैं, जहाँ ज़्यादा रिस्क है वहाँ भी 1.5। तो उसको कैसे रैशनलाइज किया जाए, उसके लिए अलग काम चल रहा है और तीव्र गति से काम चल रहा है। इसमें हम लोगों ने जो एक्चुरियल कैलकुलेशन करके एक्चुअल जो एक्सपीरियंस है क्लेम्स का और जो स्टेटिस्टिक्स डेटा बताता है, उससे ये आया कि इसमें कुछ मदों में हम उसको कैपिटल को फ्री कर सकते हैं। तो पहले ही हम लोगों ने निर्णय ले लिया था, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति यस सर, बीमा वहाँ पे योजना, छूट दी गई। उसमें उसको पहले ही कर दिया था, फसल बीमा योजना में भी कर दिया था। अब जो यूनिट लिंक्ड स्कीम है उसमें भी 0.8% से उसको घटा के 0.6% कर दिया। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के तो लिए उससे कैपिटल क्या फ्री। होगा, 1500 करोड़ कैपिटल करीब वो फ्री होगा। तो ये 1500 करोड़ कैपिटल का और वो बिजनेस कर सकते हैं। तो इसमें इंश्योरेंस में और इजाफा होगा इन टर्म्स ऑफ पेनिट्रेशन एंड सेलिंग ऑफ मोर पॉलिसीज। सर, एक और जो इस बार काफ़ी एक्सपेक्टेड था, एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट की सिंगल लिमिट, लेकिन उसका एक आपने रिवाइज ड्राफ्ट ले आया और वहाँ पे और सजेशन मांगे जाएंगे, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, देखिए, इसके दो पीछे क्या मकसद दो है? देखिए, पूरा अटेम्प्ट यही है कि इस इकोसिस्टम में हम कैसे चीज़ों को और बेहतर ढंग से उपयोग करें जो रिसोर्सेज का। और उस उद्देश्य में ये था कि हम इसको माइक्रो मैनेजमेंट ना करें कि आपको इतना करना चाहिए, इतने से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ये इतने में आपको रोक जाना। तो उसमें क्या है, वो मार्केट एफिशिएंसी नहीं आ पा रहा था जो वर्तमान के आईआरडी के रेगुलेशंस थे। तो उसमें शुरुआत में जब हमने ड्राफ्ट सर्कुलर डाला था रेगुलेशन, तो उसमें हम लोग
उसकी टिंकरिंग ही की थी, एक तरीके से ट्वीक किया था। कहीं 40 था तो उसको 30 कर दिया, कहीं 35 था उसको 40 कर दिया, इस प्रकार के चेंजेस। उसमें हमारा जब वो हुआ स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, उसमें कई सारे विभिन्न मत आए थे। तो सारा फैक्टर करने के उपरांत ये महसूस हुआ कि उसको हम जितना ओपन कर सकते हैं वो बेटर है, रादर देन अगेन कोई स्टिपुलेशन लगाए, ताकि उसमें कंपनीज सर को तो छूट इसमें होगा। इसमें एक जो धारणा है, एक आर्गुमेंट है कि सर जो पीएसयू जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उनको नुकसान है, तो ऐसा नहीं है, सबके लिए देखिए, बराबर लेवल सबको एफिशिएंटली काम करना पड़ेगा। हाँ। अब जब मार्केट में आप प्लेयर हैं, मैं प्लेयर हूँ, वो प्लेयर हैं, तो हमको मार्केट फोर्सेस के मुताबिक चलना पड़ेगा। कस्टमर फाइनल डिसाइड करता है उसको कहाँ खरीदना है, क्या खरीदना है। तो ऐसा माहौल बने कि आप एफिशिएंटली काम करो और आप कॉम्पिटिटिव रहो, ग्राहक को उसका लाभ मिले। लेकिन इस प्रोसेस में मैं समझता हूँ कि सबका फ़ायदा होगा। जहाँ आप इंटरमीडियरीज़ को फ़ायदा होगा, वहाँ इंश्योरेंस कंपनीज़ को भी फ़ायदा होगा और ग्राहक को भी फ़ायदा होगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये जो है, अब आप लोगों ने चेंज सारा फैक्टर करके फाइनली एक ड्राफ्ट रेगुलेशन तैयार किया। वो हम ले जा सकते थे, लेकिन मैं समझा और हमारे पूरे और ज़्यादा साथियों के साथ परामर्श किया कि नहीं, इसको हम फिर से एक बार डालें, फिर आए कमेंट्स हमारे पास। उससे सब लोग, सब कॉन्स्टिट्यूएंसी को तसल्ली होनी चाहिए कि हाँ, इसमें हम लोगों को काम करने में ज़्यादा बेहतर होगा। तो हमने उसको फिर दोबारा पब्लिक डोमेन में डाल दिया कल, और उसमें समय दिया हुआ है 3 हफ्ते का, और उसमें जो सुझाव आएंगे उसको पुनः परीक्षण करेंगे। आवश्यक होगा, जो स्टेक होल्डर्स चाहेंगे उनको मौका देंगे कि वो अपने बात भी आके रखें। तो इसको बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट और कंसल्टेटिव तरीके से उसको आगे बढ़ाएंगे। इसमें दोनों ईओएम का रेगुलेशन है और कमीशन रेगुलेशन भी है। यस सर। और सर जो बीमा सुगम की बात हो रही है, तो कितना बड़ा डिस्ट्रप्शन मानते हैं, और आपको लगता है कि आप जो डेडलाइन दे रहे हैं अगले 6-8 महीने में वो तैयार हो जाएगा? क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में पॉलिसी है, उनको ऑनलाइन लिंक करना, सभी कंपनियों को उस पर लाना एक बहुत बड़ा मेहूट टास्क है। ये ज़रूर है कि टास्क चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन अगर सब स्टेक होल्डर्स मिल के चलें कि हाँ, हमें करना है, तो हम इसको यथाशीघ्र और यथासंभव जितना जल्दी कर सकते हैं उसको करेंगे। और बीमा सुगम प्लेटफॉर्म जो है वो उसका ये कल्पना करती है कि इसमें हम सबको फ़ायदा पहुंचाएं। और मैं समझता हूँ इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा हमारे जो इंटरमीडियरीज़ हैं, एजेंट्स हैं, और जो हमारे कस्टमर हैं। अब ये देखिए उदाहरण, इंश्योरेंस कंपनी तो अपना पैसा डाल के अपना प्लेटफॉर्म बना सकता है, लेकिन एक इंटरमीडियरी अपना प्लेटफॉर्म नहीं क्रिएट कर सकता है। तो अगर आपने कॉमन प्लेटफॉर्म बना दिया, मान लिया आज ग्राहक है, मैं एजेंट हूँ, मैं आपको उस जर्नी कराऊंगा कि भाई अनुराग जी, ये आपको क्या, किस प्रकार की प्रोडक्ट चाहिए, अब लाइफ कवर चाहिए मुझे और मैं कोई सेविंग्स भी चाहता हूँ, तो मैं आपको एज एन एजेंट ले चलूँगा उस जर्नी में, आपका लेकिन केवाईसी सर बना दूँ। एजेंट तो उससे काफ़ी डरे हुए कह रहे हैं कि उसमें एजेंट पोर्टेबिलिटी भी होगी, तो हमारे जो कस्टमर है, जो लॉन्ग टर्म तक रहते हैं, वो हमसे उसमें छिटक अभी जाएंगे। तो इसकी डिटेल्स कुछ आया ही नहीं है। एजेंट पोर्टेबल, आप उसकी आर्किटेक्चर समझिए। अच्छा। पोर्टेबिलिटी की बात तो बाद की बात है, उसकी बात ही नहीं आई है अभी। पोर्टेबिलिटी किस दशा में, अगर होगी तो किस दशा में होगी, वो भी जब आप पूरा देखेंगे, जब रेगुलेशन आएगा तब हम उसमें मौका देंगे कि उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो सुझाव आएगा। अभी तो उसकी आर्किटेक्चर समझिए कि कैसे वो मदद करता है। ठीक है सर। मैं एजेंट हूँ तो मैं एक समय में मैं अनेकों कस्टमर को रीच कर सकता हूँ, और उनका पूरा मैंने कस्टमर जर्नी, आपका केवाईसी हो गया, आपका प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया, बेनिफिट इलस्ट्रेट किया, आपने सामान खरीदा, इंश्योरेंस यूपीआई के कनेक्ट होगा तो आपकी पेमेंट हुई, आपकी पॉलिसी उसी फॉर्मेट में आ गया स्क्रीन पे, आप उसको प्रिंटेबल ले काफ़ी लीजिए, फास्ट आप प्रोसेस हो डाउनलोड जाएगा। करिए, तो कस्टमर भी खुश कि उसने पैसा दिया और उसका पॉलिसी उसके हाथ में आ गया। इंश्योरेंस रिपॉजिटरी में उसकी पॉलिसी जाके स्टोर हो जाएगा। एजेंट को उनकी कोड के हिसाब से उनको उनका जो कमीशन है या रेम्युनरेशन है वो मिल जाएगा। वो एक को सेटिस्फाई किया, दूसरे के पास गए। तो ये डिजिटल जन, नहीं तो वो ऑफिस में जाते इंश्योरेंस कंपनी के, उनको 4 दिन लगता वो पॉलिसी मिलने में, फिर ग्राहक के पास जाते, उसको पॉलिसी हैंडओवर करते, तो उनकी खर्चा भी बढ़ता उसमें, उनका समय भी व्यर्थ होता। तो उस समय में वो अनेकों कस्टमर को जाके एक्वायर कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज़ के लिए ये सबसे अच्छा, उसको सर्विस करना है अपने कस्टमर को, वही पोर्टल में गए और सर्विस रिक्वेस्ट डाला, क्लेम हुआ तो क्लेम उसी पोर्टल में, उनको कोई ऑफिस में जाना नहीं है, ना समय बर्बाद करना है।
तो ये तो एक विन विन है फॉर द एंटायर इकोसिस्टम। तो मैं समझता हूँ कि ये सबके लिए फ़ायदेमंद होगा और इंश्योरेंस इंडस्ट्री को और बड़ा होने बहुत बड़े में मदद मिलेगी। जो मदद आपका मिलेगी। एग्रेसिव टारगेट है 11 लाख करोड़ तक का, ये तो वहाँ देश का टारगेट है, ये हाँ। मेरा नहीं, ये पूरा देश के लिए है। और देश के जो हमारे नागरिक हैं उनको कैसे हम एक रिस्क मिटिगेशन टूल उपलब्ध कराएं, ये हम सबका उद्देश्य है। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री ना केवल फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता, वो देश के विकास, जो आर्थिक विकास में भी प्रोडक्टिव सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में वो पैसा जो पॉलिसी होल्डर्स का, जो इसको हम एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, वो भी लगता है, तो देश का आर्थिक विकास भी होता सर, है। इन्हीं दिनों आपके द्वारा एक क्लैरिफिकेशन दिया गया था कि ट्रांसपेरेंसी के लिए जो बातचीत हो रही थी कि पॉलिसी के ऊपर कमीशन कितना दिया जाता है वो मेंशन किया जाएगा, उसका और अभी उसको तो आप हम लोगों ने वापस ले अभी लिया। उस पे तो हम लोगों का कोई बातचीत ही नहीं हुई है। ये तो आप लोग अपना स्पेकुलेशन है या जो भी है, सो देयरफॉर अभी उस पे कोई विचार ही नहीं है हमारा। और सर, एक जो हेल्थ इंश्योरेंस की एक कमेटी बनाई गई जिसमें पहली बार 5 डॉक्टर उसमें शामिल किए गए, तो उसके पीछे मकसद क्या है? एक स्टैंडर्डाइज हेल्थ प्रोटोकॉल को तैयार करना। देखिए, अभी है कि कैसे हम प्रत्येक परिवार को पहले एक इंश्योरेंस कवर दे दें। जितना हमारे आयुष्मान भारत में कवर्ड हैं वो कवर्ड हैं, जो टॉप है वो कवर्ड हैं, बीच के मिडिल है वो नहीं कवर्ड है। तो उद्देश्य है कि हम उन तक कैसे पहुँचें, उनको कैसे कवर में ले आएँ इंश्योरेंस के। तो ये कमेटी उस पे विचार, हर पहलू पे विचार विमर्श करेगी। तो उसमें डॉक्टर्स भी हैं, जो हॉस्पिटल्स के एसोसिएशन है वो भी उसमें हैं, जो एक्सपर्ट्स वो भी हैं, एकेडमिशियन हैं, हमारे अधिकारी हैं, इंश्योरेंस कंपनी है। तो पूरा एक मल्टी स्टेक होल्डर्स को लेके ये कमेटी बनाई गई है कि हम इसको कैसे आगे इस दिशा में बढ़ सकते हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल होगा, जो आप एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट की लिमिट ला रहे हैं, तो उसके बाद क्या जो हम देखते हैं कि एमआईएसपी से जुड़ी हुई जो बार-बार आरोप लगते हैं कंपनियों पे कि प्रिस्क्राइब्ड कमीशन से ज़्यादा उनके द्वारा कमीशन वगैरह दिया गया, तो वो एक जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएगी और कंपनियों के पास पूरा फ्रीडम होगा? देखिए, एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट का एक अलग रैशनल है कि हम उसको आज भी एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो उसमें कई सारे सेगमेंटल लिमिट्स लगा हुआ है, वो मॉनिटर करना नहीं, लेकिन का सर कोई कंपनी हमेशा ओवर एंड अबव कोई अलग फॉर्म में देती है। अभी हमने देखा कि वो ओवरऑल उनको अभी भी खर्च कर रहे हैं और खर्च आगे भी करेंगे। लेकिन एक लिमिट, अगर ओवरऑल अभी भी लिमिट्स है कि आप इसमें इतना ही कर सकते हैं, सेगमेंटल लिमिट्स जिसको बोलते हैं, तो वो सेगमेंटल लिमिट्स के बजाय एक ओवरऑल कंपनी लेवल में लिमिट हो गया। उसके तहत वो बोर्ड को अधिकार है कि वो तय करेगा कि किस में कितना खर्च करना है। अगर वो ओवरऑल जो सिंगल लिमिट को ब्रीच करते हैं तो उसके लिए एक अलग व्यवस्था है। कहीं फॉरबेयर, जो नए कंपनीज़ है उनको कुछ फॉरबेरेंस ग्लाइड पाथ है कि जो ऑलरेडी है, तो ये नहीं कि कल ही वो घटा सकते हैं, धीरे धीरे वो करेंगे, तो उनको एक ग्लाइड पाथ है। जो नए कंपनी आएंगे उनको समय लगेगा उस लेवल को अचीव करने, तो उनको फॉरबेरेंस देने का कुछ समय दिया गया है। तो आप उस, अभी तो वो ड्राफ्ट स्टेज में ये सर है, तो लोग उसमें और कमेंट्स देंगे, कमेंट्स देने के बाद उसको फिर अंतिम निर्णय उस पर लिया जाएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू सो मच।